नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीत आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक। आज बात स्ट्रेट टॉक में हम करेंगे स्पेस टूरिज्म और दुनिया की। अंतरिक्ष की सैर करना हर किसी का सपना रहा है। अंतरिक्ष को लेकर प्रत्येक दिन जैसे जैसे खबरें आती हैं वैसे वैसे इसे और जानने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती ही जाती है। और इसी जिज्ञासा को खत्म और आपके सपने पूरे करने के लिए विश्व भर में आज हम देखते हैं कि कई कंपनियां हैं जो स्पेस टूरिज्म पर लगातार काम कर रही हैं। हम देखते हैं कि धरती से स्पेस तक की जो यात्रा है उसको स्पेस टूरिज्म नाम दिया गया है और इसमें स्पेस क्राफ्ट के अंदर से ही यात्रियों को अंतरिक्ष का नज़ारा दिखाया जाता है। कुछ समय के लिए वहां से नीचे धरती दिखाई जाती है। तो इस दौरान गुरुत्वाकर्षण की कमी के चलते यात्री प्लेन के अंदर हवा में ही रहते हैं। छुट्टी के लम्हे हों वो भी अंतरिक्ष में, ये जो ख्याल है ये रोमांच से भर देने वाला रहा है। स्पेस टूरिज्म अब एक हकीकत बन चुका है। अरबपति रिचर्ड ब्रांसन से इसकी शुरुआत होती है जब कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेस के प्राइवेट टूर का एक सपना सच कर दिखाया था। उस वक्त ये काफी चर्चाओं का विषय रहा। अभी कुछ समय पहले रिचर्ड ब्रांसन के बाद अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस वो भी स्पेस में गए, स्पेस में सैर सपाटा करके अभी हाल ही में लौटे हैं। हम मान लेते हैं कि अंतरिक्ष के एक नए प्राइवेट बिजनेस मॉडल की जो आज शुरुआत हुई है वो इनक्रेडिबल है, कल्पना से आगे है और धरती के पार है और अंतरिक्ष में इंसानों की आप इसे पार्टी ही कह सकेंगे। लेकिन बात इस टॉपिक से जुड़े हम दूसरे पहलू की भी करेंगे। एक ऐसे समय में जबकि दुनिया जो है वो कोरोना महामारी के भयावह संकट से गुजर रही है, दुनिया के जो तमाम पूंजीपति लोग हैं, रईस लोग हैं, वो अंतरिक्ष की सैर के इस शगल में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे संकट के समय ये उचित है जबकि बीते एक साल हर मनुष्य शोकाकुल में रहा हो, या फिर दुनिया से बाहर जाना एक तरह का उनके लिए ख्वाब है जो मनुष्य सभ्यता की महत्वाकांक्षाओं और साहसिक कल्पनाओं का एक प्रतीक है और आने वाले समय में तरक्की का खुलने वाला ये नया आयाम भी है। हम कैसे देखें अंतरिक्ष यात्रा के इस नए शगल को और साथ ही अंतरिक्ष परिणाम क्या, अंतरिक्ष जो पर्यटन है इसके उद्योग के पर्यावरणीय परिणाम क्या होने की संभावना है। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ आगे बुरा होगा, वो भी तब जब धरती ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है। आज जब हम बात स्पेस टूरिज्म की करेंगे और ऐसे में से जुड़े हर तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी बात हमारे साथ जरूर साझा करें। स्ट्रेट टॉक में बात स्पेस टूरिज्म और दुनिया की, इससे जुड़े तमाम पहलुओं को जो मैंने अभी छोटी सी एक ब्रीफ रखी आपके सामने, इन सब पर आज होगी बात स्ट्रेट टॉक में। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। स्पेस टूरिज्म ज़्यादातर लोगों के लिए अंतरिक्ष की सैर एक सपने जैसा ही है, जो कभी भी शायद पूरा अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता है, खासकर जब हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं। क्योंकि आज सवाल ये भी उठाया जाता है कि जब स्पेस टूरिज्म की बातें इतनी हो रही हैं तो भारत यहाँ पर किस जगह पर एग्जिस्ट करता है। मैं 28 अप्रैल 2001 इस तारीख का जिक्र भी करूंगी क्योंकि इसी तारीख को इसी साल में डेनिस टीटो का पहला अंतरिक्ष पर्यटक होने का एक गौरव हासिल हुआ था, डेनिस टीटो। लेकिन अब दुनिया के दो बड़े कारोबारी अमेजॉन के जेफ बेजोस और प्राइवेट स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर सर रिचर्ड ब्रांसन के बीच अंतरिक्ष पर्यटन को लेकर होड़ लग गई। अगले साल भी वर्जिन गैलेक्टिक की अमेरिका में कमर्शियल स्पेस ट्रैवल की शुरुआत करने की योजना है, जिसके तहत लोगों से पैसे लेकर अंतरिक्ष की सैर करवाई जा सकेगी। जब तक परिभाषा में कोई फेरबदल नहीं होता तब तक प्रत्येक अंतरिक्ष पर्यटक को अंतरिक्ष यात्री होने का रुतबा भी हासिल होगा। इस अचीवमेंट को पाने के लिए दुनिया भर के जो रोमांच प्रिय अरबपति लाखों डॉलर खर्च करने से कोई गुरेज भी नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। ये तो उन लोगों के लिए एक वैश्विक स्टेटस सिंबल हासिल करने जैसा ही होगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया प्रोग्राम की शुरुआत में कि आज स्ट्रेट टॉक में बात स्पेस टूरिज्म की करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो एक होड़ लगी हुई है, ये होड़ काफी कुछ संदेश देती है, कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी। आज इन दोनों पर हम बात लगातार करेंगे और इससे जुड़े कुछ सवाल जो हम लेकर हाजिर हुए हैं, आइए फटाफट से उन पर नजर डालते हैं।
स्पेस टूरिज्म और दुनिया से जुड़ा हमारा जो पहला सवाल है, जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दुनिया के अरबपतियों के बीच अंतरिक्ष में सैर करने की ये जो एक होड़ है, जो एक रेस लगी हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं? सवाल ये भी कि धरती से इतर अंतरिक्ष पर्यटन की ये जो जोर पकड़ती संभावनाएं हैं, इस पर आपके क्या निजी विचार हैं? सवाल ये भी कि क्या आपको भी ये लगता है, क्योंकि जब स्पेस टूरिज्म की बात हुई और इसके लगातार एक्सपेंशन की बात हो रही है, सो एक सवाल भी उठाया गया कि इस स्पेस टूरिज्म से डेफिनेटली जो धरती का पर्यावरण है वो बहुत खराब होगा। सो क्या आपको भी लगता है कि स्पेस टूरिज्म ये धरती का जो पर्यावरण है ये और ज़्यादा बिगाड़ेगा? बढ़ते टूरिज्म की आलोचना, इसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है? और आखिरी सवाल हमारा ये भी कि स्पेस टूरिज्म की बात हम कर रहे हैं, सो भारत से जुड़े हर पहलू की बात हमारे विषय की करते ही हैं। सो सवाल ये भी है कि स्पेस टूरिज्म के जब हम फील्ड की बात करते हैं, इसमें भारत आपको कहाँ पर खड़ा नजर आता है? सो कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ आप साझा कीजिएगा। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्पेस टूरिज्म। और जब हमने देखा कि रिचर्ड ब्रांसन के बाद लगातार एक होड़ जो है वो शुरू हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है। अभी बुधवार को भी 4 जो आम लोग हैं वो अभी अंतरिक्ष की सैर करने के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि 2 से 3 दिन का इनका सफर होगा। इससे पहले का जो रिचर्ड ब्रांसन का और जेफ बेजोस का सफर था वो कुछ पलों के लिए था और उसके बाद वो जल्द नीचे लौट आए। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद हम देखते हैं कि इस स्पेस टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, जैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, जैसा उन्होंने अपनी बातें रखी, उससे ऐसा लगा कि अब जो स्पेस टूरिज्म का जो विस्तार है वो अब और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन ये अभी के समय की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहने वाला है। यानी कि कुछ एक के हाथों में ही, कुछ एक के लोगों की ही बस की बात है, जिनके पास बहुत पैसा है और वो पैसा खर्च करने से कोई गुरेज नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक स्टेटस सिंबल की तरह है। लेकिन हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके का कंपटीशन जो है वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जब स्टेटस सिंबल की बात आ जाती है तब जो बिलियनर्स होते हैं वो पैसा खर्च करने से गुरेज नहीं करते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेस, और इस रेस की हम बात करेंगे। लेकिन इस रेस के साथ साथ तमाम जो पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं स्पेस टूरिज्म को लेकर, और उसके साथ साथ इसके जो कुछ हम बात जो प्रॉस की करेंगे तो कॉन्स की भी करेंगे। सो दोनों की बातों को साथ में रखते हुए हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर वो हमारे रेगुलर व्यूवर जो हमें कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा करते हैं, वो अपनी राय इस टॉपिक पर हमारे साथ ज़रूर साझा करें एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। सो स्पेस टूरिज्म और दुनिया को लेकर जब अब चर्चा शुरू हो ही चुकी है, सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अभी 2 महीने पहले शुरू हुआ अंतरिक्ष की सैर का ये जो सिलसिला है, आज हम देखते हैं कि ये नई ऊंचाइयाँ पाने की तैयारी में है। एलन मस्क की स्पेस एक्स ने आज 4 लोगों के साथ अपने रॉकेट को रवाना किया है। सो पहले 2 स्पेस टूरिज्म की तुलना में ये जो सफ़र है कई मामलों में ज़्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। स्पेस एक्स का पुनः इस्तेमाल किया जा सकने वाला फॉल्कन 9 रॉकेट आज भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से लॉन्च हुआ है, और मौसम को देखते हुए इस लॉन्चिंग के लिए 5 घंटे का जो एक एक्स्ट्रा टाइम भी है वो रखा गया था। सो लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ट्रैवलर्स के क्रू व्हीकल को अलग किया गया, और इस क्रू व्हीकल को रेजिलियंस नाम दिया गया था। और 3 दिन के सफ़र के बाद ये जो रेजिलियंस अटलांटिक ये वहाँ पर उतरेगा, और इस सफ़र को इंस्पिरेशन 4 मिशन नाम दिया गया है। और सबसे ख़ास बात है कि ये जो 4 लोग गए हैं ये आम लोग हैं। सो अमेरिकी ई कॉमर्स फर्म शिफ्ट 4 पेमेंट्स के मुख्य कार्यकारी जेरेड एसाकमैन, उन्होंने बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने और सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल के सहयोग के लिए ही इस मिशन की परिकल्पना पहले की थी, और आज उन्होंने अपनी इस कल्पना को साकार किया है। सो इस सफ़र की जब मैं बात करती हूँ, इस सफ़र में एसाकमैन के अलावा भूविज्ञानी सियान प्रॉक्टर, हेली आर्सनेक्स एंड एरोस्पेस डेटा इंजीनियर क्रिस सेम्ब्रॉस्की सवार हुए हैं, और हेलीबोन कैंसर को मात
दे चुके हैं और बाद में सेंट जूड में फिजिशियन असिस्टेंट्स वो बन गए। सो चारों यात्रियों को 5 महीने से इस सफर के लिए काफी ट्रेंड किया गया था और इस मिशन को पूरी तरह से जमीन से ही कंट्रोल किया गया है, ग्राउंड लेवल से ही इसको पूरा कंट्रोल किया गया है और यात्रियों में कोई भी प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री नहीं था। हालांकि स्पेस में जाने से पहले उन्हें 5 महीने तक की ट्रेनिंग जरूर दी गई। हालांकि जकमैन और सियान प्रॉक्टर प्रशिक्षित पायलट जरूर हैं, लेकिन अन्य नहीं थे। वाणिज्यिक और सैन्य विमान उड़ाने के लिए प्रशिक्षित जकमैन को मिशन कमांडर बनाया गया है इस मिशन के लिए, और वहीं प्रॉक्टर जो हैं उनको मिशन पायलट का दर्जा दिया गया है। इंस्पिरेशन 4 इस मिशन को नाम दिया गया है। इंस्पिरेशन 4 से जुड़े लोगों का मानना है कि ये मिशन जो है वो केवल पर्यटन के उद्देश्य से नहीं भेजा जा रहा है, ना सिर्फ स्पेस टूरिज्म के लिए नहीं भेजा जा रहा है। ऑर्बिट पे पहुंचने के बाद इसके सवार क्रू कुछ प्रयोगों को भी अंजाम देने वाले हैं, जिनसे मिले नतीजे पृथ्वी पर और भविष्य में अन्य अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान सहायक बनेंगे। और वहीं आर्सेनिक्स का मानना है कि वो अपने सफर से कैंसर मरीजों के जीवन में एक आशा का संचार करना चाहते हैं। कई मायनों में अभी तक रिचर्ड ब्रांसन और जेफ बेजोस की स्पेस ट्रैवलिंग से ये जो ट्रैवलिंग है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। लेकिन दुनिया के अरबपतियों के बीच अंतरिक्ष की सैर में जो होड़ लगी हुई है, जिस पर आज हम बात लगातार करेंगे, और उसके बाद हम साथ ही साथ बात पर्यावरण में पहुंचने वाले नुकसान की भी बात करें, क्योंकि सवाल ये भी उठे। स्पेस टूरिज्म की जहां तक बात अच्छी रखी गई है, अब तक अचीवमेंट एक अच्छी अचीवमेंट के तौर पर इसे अभी तक देखा गया है, लेकिन दूसरी ओर इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। आज हम दोनों की बात करेंगे और चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स अपनी राय इस पर जरूर हमारे साथ साझा करें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में बात आज स्पेस टूरिज्म की कर रहे हैं, इसके बढ़ते विस्तार की करें और इसके साथ साथ अंतरिक्ष पर्यटन की जो जोर पकड़ती तमाम पॉसिबिलिटीज हैं, बात उस पर भी आज कर रहे हैं। अपनी बात भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें। ब्रिटेन के रिचर्ड ब्रांसन से इसकी शुरुआत जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि 11 जुलाई को अंतरिक्ष की सैर करके सकुशल वो धरती पर लौटे थे और उन्होंने 90 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और उनकी पूरी यात्रा जो है वो हम देखते हैं कि 55 मिनट में पूरी हुई थी। उन्होंने ये जो सफ़र है अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के यान से पूरा किया था। इसे मैं ज़रूर कंप्लीट करूंगी, लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार अहलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी। जी सर। आपकी मैं इजाज़त चाहूँगा। कल की डिबेट बड़ी हीटेड थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी जी, लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं बन पाए। हाँ जी, लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं बने सर। मैं बिजी था जी, किसी और काम में मसरूफ था मैं, लेकिन बड़े मुख्तसर में कुछ मुगालते दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी आप कल के विषय पे बात करना चाहते हैं? नहीं, वो आज के भी करूँगा, पहले मैं कल के विषय से शुरू करता हूँ। ठीक है सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस स्पेसिफिक टाइम में अपनी जो बात है वो जल्दी रख पाएंगे, लेकिन अच्छा होता अगर आज की ही हम इस टॉपिक पे स्टिक रहते। मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ, अगर नहीं है तो मैं आज के टॉपिक पे ही बात करूंगा, लेकिन वो लोगों के से मुगालते दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है सर, ओके। बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि हिंदी लैंग्वेज जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड नॉट नेशनल लैंग्वेज। इसमें दोनों में बहुत अंतर है, एक ऑफिशियल में और एक नेशनल में। अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 343 कहता है कि इट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज बिटवीन 2 स्टेट्स। अच्छा, ये जब आई थी 1950 में, ये पहले 15 साल के लिए आई थी, उसके बाद 15 साल और एक्सटेंड किया विद द कैवियर कि आप अगर ये इंग्लिश के और देवनागरी के स्क्रिप्ट आप इंटरचेंज कर सकते हैं लैंग्वेज में तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर 15 साल एक्सटेंड हुई तो इसका नतीजा कहीं नहीं निकला। तो प्रेसिडेंट, ये 344.1 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट साहब को ये ताकत है कि वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें कि जो रिकमेंडेशन दे कि अगर इसको नेशनल लैंग्वेज बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाए। तो हमारे यहाँ भाषाएं इतनी हैं तो कमेटी अभी तक
आप देख लीजिए इतना अरसा हो गया इसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं कर पाई। तो लोगों में जो मुगालते हैं वो समझते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऑफिशियल भाषा है जी। तो ये बात तो यहाँ क्लैरिफाई करता हूँ सबके लिए, श्रोताओं के लिए और आपके लिए। ये हम खामखा में एक दूसरे के साथ गर्म होते हैं, वो अच्छा नहीं है। चलो अब आ गई टूरिज्म की बात। जी सर। जो टूरिज्म की बात यह है कि ये खिलौना एक अमीर लोगों के लिए, क्योंकि एक्सपेंसिव इतना है कि ये कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, जो अंतरिक्ष में हमें देखा है अभी तक खोज है, वहां पानी नहीं मिला, वहां आकाशी नहीं मिली, वहां पे गैसेस कौन सी हैं ये नहीं पता लगा अभी ठीक से। तो और वहां पे क्योंकि आबादी नहीं है, वातावरण प्रकृति नहीं है, वहां जाके हम करेंगे क्या? ये तो हमें पता कि वहां पत्थर है, जमीन है, देखने में है ही कुछ नहीं। मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे गारंटी नहीं करेंगे कि आप मुझे वापस भी ले आएंगे। ऐसा ना हो कि आप वहां ही मुझे छोड़ दें और मैं हवा में ही झूमता रहूं और सूरज चांद की पुल से और अर्थ की पुलिंग से मैं बाहर हो जाऊं और रोटेट करता रहूं, ग्रेविटेट करता रहूं अराउंड द अर्थ। तो उससे तो मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। आई विल नॉट डाई, आई विल नॉट लिव, क्योंकि एजलेस हो जाता है। और अगर आप देखेंगे, आप याद होगा आपको, एक आई थी मूवी 2001 ऑडिसी इन स्पेस, आप उसको रेफर करें, वो बताता है कि आप जब स्पेस में जाते हैं तो आपका क्या हाल होता है। अब सवाल ये है कि अंतरिक्ष, ये धरती पे के पर्यावरण पे क्या असर होगा? धरती के पर्यावरण पे कोई असर नहीं होगा, बिकॉज वंस यू फ्लाई ऑफ यू डोंट स्पॉइल एनीथिंग। कितनी फ्लाइट जाएंगी? बहुत कम। धरती पे पर्यावरण का असर नहीं होगा। पर्यावरण का असर होता है स्पेस में, क्योंकि जब आप डिसमेंटल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जो कचरा स्पेस में जाता है, जैसे आप देखेंगे समुद्र में है और धरती में भी है, प्लास्टिक वगैरह बिखरा हुआ है, गाय भैंसे खाती हैं। तो इस तरह से स्पेस में कचरा जो फ्लाई करेगा वो डेंजरस है आने वाली अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, क्योंकि वो उनसे टकरा जाएंगे, उनकी कोई पाथ तो होगी नहीं। वो तो जिस तरह चल पड़ा हुआ और उसकी स्पीड इतनी होगी कि आप जरा से अगर आप कांटेक्ट में आए तो यू विल लिटरली बी लिटर्ड इनटू टीथर्स। आपके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, वेलोसिटी हो जाएगी और स्पीड बहुत होगी। तो ऐसी जगह में जाके क्या फायदा अगर वहां गए भी और हमको वहां पे यमराज मिल गया और वो ना छोड़े फिर। तो मेरा ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये चौंचले सिर्फ अमीरों के हैं, आम आदमी यहाँ इस फ्लाइट पे जा नहीं सकता और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। अच्छा, एक और इससे सर जुड़ा सवाल था, मतलब ये जब देखा गया, जब क्योंकि हमने भी देखा सोशल प्लेटफॉर्म पर भी ज़्यादातर लोगों का कहना रहा है कि अच्छी अचीवमेंट है कि अब स्पेस टूरिज्म का जो विस्तार है वो बढ़ रहा है, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे भी अब इतने अमीर लोगों का इतना पैसा खर्च करना, वो भी सिर्फ कुछ चंद मिनटों के लिए, चंद कुछ घंटों के लिए। लोगों का ये भी कहना रहा कि जितना पैसा इस पर खर्च किया जा रहा है उतना पैसा आज दुनिया में फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ह्यूमैनिटेरियन के लिहाज से, ह्यूमैनिटी के हिसाब से अगर इतना पैसा वो लोग इस पर खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एक बात ये भी उठी थी, तो इस पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ की एवोल्यूशन में और खोज करने में पैसा खर्च करना वो हमारे फायदे में ही होता है, क्योंकि नई चीज़ निकल सकती हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जहाँ पे हमें मालूम है अभी तक, आगे साइंस क्या बताएगी हमें मालूम नहीं, लेकिन अब तक जो हमें मालूम है स्पेस में रहने के लायक या देखने के लायक कोई चीज़ नहीं है। अब आप कहते हैं कि चांद बहुत खूबसूरत है, फिर कहा गया कि चांद में भी दाग है। अब क्या आ गया कि चांद में हमने जाके देख लिया, वहाँ तो है ही कुछ नहीं, वहाँ तो रेत है। वो इल्यूजन है कि हमें चांद चमकता नजर आता है बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। और सन की रेस को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट तो है नहीं। और यही वजह है कि वो दिन में नजर नहीं आता, रात को नजर आता, और फिर भी एक उसकी जो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में जब वो 14 दिन या
15 दिन गायब हो जाता है, फिर 15 दिन निकल आता है। तो ये स्पेस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वी हैव टू डू रिसर्च एज मच एज वी कैन। और ये खोजी जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन खोजी तो लगे रहेंगे, पैसा खर्च करते रहेंगे। ये कहना कि साहब मिलेगा कुछ नहीं, हम पैसा ना खर्च करें कहीं और लगाएं, ये भी गलत है, क्योंकि खोज करनी बहुत जरूरी है। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच सर अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद जी। हम यहाँ पर बात कर रहे थे जेफ बेजोस के साथ साथ हम रिचर्ड ब्रांसन की बात करें तो दुनिया के ये सबसे अमीर आदमी और ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, इन्होंने भी अपने 3 साथियों के साथ अभी जुलाई के मंथ में अंतरिक्ष की ये सैर की थी। तो अपनी ये जो यात्रा उनकी थी, इसमें बेजोस ने अप्रॉक्सीमेटली 106 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय किया था, और वो केवल या फिर कहें वो कुल 10 मिनट तक ही अंतरिक्ष में रहे थे। अगर हम ये माने कि 21वीं सदी में अमीर देशों के कहें ये जो रिच पीपल हैं, उन लोगों का ये जो नया शगल है वो अब अंतरिक्ष पर्यटन है, तो बावजूद इसके कि पूरी दुनिया आज कोविड-19 की महामारी से काफ़ी जूझ रही है, लाखों लोग प्राण भी गंवा चुके हैं। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। Hi, namaste. This is the name is Shawnee from the U.S. I'd say that India really has a chance in jumping into the space race. If they maybe I don't know, maybe just have like some like rich billionaire from like some rich family like the Tatas or the Ambanis or some like new age person. Maybe. जी सर, आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक रही हूँ। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? अच्छा, my name is Shawnee Bell and I'm from DC. सॉरी? Washington DC. ऑल राइट जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। Oh yeah, I'm just saying that that India really has a really like strong shot in like entering the space race, you know. Mm-hmm. And I mean, it would really just be great to have like some really like great billionaire to just, or even like a person that has like a passion for just engineering and just technology to really just take on the world stage and just compete with the other world's superpowers. जी। Yeah, and I think that's all. Yeah, thanks for taking the time to talk. I'm for allowing me to talk. Have a nice one. All right. Thank you so much, sir. Bye. Thank you so much for sharing your points with us. Thank you so much, sir. All right, bye. जी चलिए, इन्होंने इंडिया के स्टैंड की फील्ड पे भी स्पेस टूरिज्म की बात रखी है अपने। हमारे साथ बहल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम लगातार यहाँ पर देखिए इससे जुड़े तमाम पहलुओं की आज जब हम बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सिर्फ एक पॉइंट पे स्टिक रहकर अपनी बात हमारे साथ ना साझा करें। इनफैक्ट इससे जुड़े तमाम पहलुओं की आज जब हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट के साथ साथ जो क्रिटिसिज्म का जो एक पहलू इसके साथ जुड़ा है, हम उसकी बात भी लगातार कर रहे हैं। और मैं बखूबी समझती हूँ कि हमारे व्यूअर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो हमारे इस पॉइंट्स को भी लगातार समझ रहे होंगे कि अचीवमेंट के साथ साथ ये जो क्रिटिसिज्म का एक टैब भी स्पेस टूरिज्म को लगा है, ये किस तरीके का है, हम इसे किस तरीके से लें। डेफिनेटली अचीवमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ अभी फिलहाल इतने बिलियंस पैसे खर्च कर सिर्फ एक टूरिज्म का विस्तार करके, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया में भी अब काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, सो माना जा रहा है कि एक बड़ा सपोर्ट जो है ऐसे लोगों का इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी अपनी जो बात है हमारे साथ ज़रूर साझा करें। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रीट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्पेस टूरिज्म और दुनिया की बात आज लगातार हो रही है, और क्योंकि अब इस तरीके की अचीवमेंट के साथ साथ इसे क्रिटिसिज्म का भी काफ़ी शिकार होना पड़ा है। सो उस पर मैं अभी फ़िलहाल जो माना जा रहा है वो यही कहा जा रहा है उसमें कि अमीर देशों के जो तमाम रिच पीपल हैं, रिच ब्रैड पीपल हैं, उन लोगों का ये जो एक नया शगल है वो एक अंतरिक्ष पर्यटन है।
लेकिन एक तरीके की रेस भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आप रिचर्ड ब्रांसन और जेफ बेजोस की आप जब बात करते हैं, पहले जेफ बेजोस जाने वाले थे लेकिन उससे पहले रिचर्ड ब्रांसन चले गए, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसके बाद की ये जो रेस है वो और ज़्यादा शुरू हो गई है, और अब आगे हमें और ज़्यादा इसकी ऐसी ही तस्वीरें ज़रूर देखने को मिलेंगी। जब हम इस नए स्ट्रगल की बात करते हैं, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया आज जिस पैंडेमिक से गुजर रही है, जूझ रही है, लाखों लोग जो है वो प्राण गंवा भी चुके हैं, और विश्व की 22% आबादी के सामने हम देखते हैं कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के लाले जैसे पड़े हुए हैं। वैचारिक दूराग्रह हिंसक रूप में इंसानों के प्राण भी ले रहे हैं, और मनुष्य के स्वार्थी आचरण के चलते ये पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे उजड़ती भी जा रही है। लेकिन मनुष्य की आकांक्षा, यानी कि उनकी ये जो एस्पिरेशंस हैं और लालसा, अंतरिक्ष से भी ऊंची है और विराट है। अब वो करने का मजा लिया जा रहा है जो कभी दूर की कौड़ी लगता था और जिसे परी कथाओं में सुनकर हम बड़े हुए हैं। अमेरिका में व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ानों और आकाश से भी ऊपर शून्य में कुछ पल बिताने का जो रोमांच है वो एक नया और भविष्य में और फलने फूलने वाला शौक बन चुका है। पैसा देकर अंतरिक्ष की कुछ मिनटों की सैर का रोमांच जो है वो अब दुनिया की सैर के रोमांच से कई गुना बढ़ चुका है। कुछ वैसा ही थ्रिल जो मनुष्य को दुनिया की पहली रेलगाड़ी में बैठकर हुआ होगा, शायद वो आज इस स्पेस टूरिज्म के साथ वो फील करते होंगे। बीते जो 51 ईयर्स हैं उसमें वैज्ञानिक कारणों और मनुष्य की पृथ्वी तक खोज की जो अदम्य इच्छा है उसके चलते अंतरिक्ष यात्री सुदूर अंतरिक्ष में जाते रहे हैं, और हजारों सालों से सौंदर्य और उसकी शीतलता के जो प्रतीक है चांद, उसकी आधी सदी पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में मनुष्य के कदम पहली बार पड़े थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरे यूनिवर्स को सशरीर एक विराट सपना आकार वो लेने लगा था, जिसने अब एक कहें व्यवसायिक रूप ले लिया है। उस वक्त ये अचीवमेंट थी जिसे एक दूसरे नजरिए से देखा जाता था, और आज अब देखिए समय क्योंकि बदल रहा है, काफी प्रोग्रेस भी हो रही है वर्ल्ड वाइडली। अब ये जो स्पेस का एक चक्कर लगाने वाला है या फिर एक्सपेरिमेंट खोज करने वाली, ये अब चीजें टूरिज्म पर आकर टिक गई और ये व्यवसाय बन चुका है। लिहाजा दुनिया के अमीर लोगों ने अंतरिक्ष पर्यटक कंपनियां अब कायम कर ली हैं, और इसमें पहली है अरबपति बिजनेसमैन सर रिचर्डसन ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक, और इस कंपनी के यान VSS यूनिटी में ब्रांसन के साथ 3 और लोग अंतरिक्ष में गए थे। ये आपके संज्ञान में जरूर होगा। फिर दूसरी अंतरिक्ष कंपनी है अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन की, और तीसरी है अरबपति एलन मस्क की स्पेस एक्स के अभी फिलहाल स्पेस एक्स में ही जो 4 आम यात्री गए थे। अंतरिक्ष टूरिज्म पर ये सारा खर्च जो है वो थ्रिल और कवायद है जीरो ग्रेविटी के चंद मिनटों के एक्सपीरियंस के लिए। ये दुनिया जो है ये रहस्य से भरी पड़ी है, और इसके साथ कई सवाल भी उठ खड़े हैं। मन में सवाल ये उठ सकता है हमारे के अंतरिक्ष की जो हद है वो कहाँ से शुरू होती होगी। नासा और फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल का मानना है कि कार्बन लाइन से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। कार्बन लाइन एक कहें इमेजिनेटिव एक लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो समुद्र सतह से आकाश में 100 किलोमीटर ऊपर तक है। इस लाइन के पार जाने वाले अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट्स वो कहलाते हैं, और अगर इसे अंतरिक्ष पर्यटन में मानव प्रतिस्पर्धा माने यानी कि ह्यूमंस के बीच में कंपटीशन माने, तो इस रेस में बेजोस ब्रांसन से आगे रहे हैं, और इस मायने में कि यान VSS यूनिट में बैठे ब्रांसन 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए, तो बेजोस का यान 106 किलोमीटर तक वो ना पाए। वैसे तो स्पेस टूरिज्म अब मानव द्वारा किसी रीजनरेशन के मकसद से अंतरिक्ष में की गई यात्रा को कहते हैं। ये पर्यटन भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और ल्यूनर स्पेस टूरिज्म। यहाँ पर मैं रशिया की रोकास्मॉस, अमेरिका की ब्लू ऑरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनियां ये कक्षीय उपकक्षीय पर्यटन ही अब तक कराती हैं, और यानी कि पृथ्वी के ऊपर करीब 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर जो पर्यटक हैं उसको कुछ समय के लिए निहार सकते हैं, उस अलौकिक गुरुत्वाकर्षण, जीरो ग्रेविटी और वातावरणहीन माहौल का वो एहसास कर सकते हैं। हालांकि अभी भी
अभी की जो यात्राएं हैं वो अंतरिक्ष को छूने भर वाली रही हैं। सो कुछ अलग करने की जिद आप इसे कह सकते हैं। उस अलग करने की जिद के साथ दुनिया जो है वो आज इस अंतरिक्ष पर्यटन में एक नया बाजार देख रही है, जो धरती पर ऐशो आराम से उकताए और कुछ बिल्कुल नया करने के इच्छुक लोगों के जुनून से भरा है। बताया जाता है कि वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने यात्रा टिकट 2 से $2.5 लाख प्रति यात्री के हिसाब से बेचे। ये जो कंपनी है वो अभी तक 600 से ज्यादा टिकट बेच चुकी है फ्यूचर के लिए, जबकि ब्लू ओरिजिन की दरों का खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। सो कुछ सस्ती स्पेस फ्लाइट्स भी हैं, जैसे कि बलून आकार के कैप्सूल्स। इससे अंतरिक्ष यात्रा का खर्च $1.25 लाख प्रति सीट है, लेकिन वो अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। सो इसके भी अगले 4 सालों के लिए 300 टिकट बुक बताए जाते हैं। सो वर्जिन गैलेक्टिक का मानना है कि अगले साल वो भी नियमित अंतरिक्ष उड़ानें शुरू कर देगा, जो हर साल 400 उड़ानें तक हो सकती हैं। सो हम ये देख सकते हैं, हम ये फील कर सकते हैं कि आने वाले सालों में अंतरिक्ष पर्यटन का एक वैश्विक मार्केट जो है वो करीब करीब तैयार हो जाएगा, और ये करीब करीब 385 अरब रुपए का होने का अभी अनुमान है, सिर्फ अनुमान है। वैसे तो दुनिया के पहले अंतरिक्ष पर्यटक अमेरिका के डेनिस टीटो हैं। टीटो 2001 में एक रूसी सोयुज यान में सवार होकर ऊपर गए थे, लेकिन लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल बताया था। सो टीटो को ये यात्रा जो है वो $2 करोड़ में पड़ गई थी, और अमेरिकी खरबपति और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने चांद और मंगल ग्रह पर पर्यटन का भी अभी फिलहाल ऐलान किया हुआ है, और उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसके लिए वो लगातार काम कर रही है। फॉल्कन हेवी रॉकेट से होने वाले ये जो पर्यटन उड़ाने हैं वो 2024 तक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सो अगर आपको भी चांद पर जाना है तो प्रति पैसेंजर मात्र जो है वो $1 अरब यानी कि करीब 75 अरब रुपए टिकट लगेगा। जिस अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग पहली दफा चांद पर उतरे, उस पर $25.4 अरब है, यानी कि आज के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये करीब करीब $135 अरब इसमें खर्च उस वक्त आया था। सो इन सबसे इतर माना जा रहा है कि वक्त के साथ अंतरिक्ष उड़ानें जो हैं वो सस्ती भी हो जाएंगी। हालांकि एक साइकिल या स्कूटर पर चलने वाले की जद ये अंतरिक्ष यात्रा कब आएगी ये कोई बता नहीं सकता है। सो इन अंतरिक्ष यात्राओं के लिए बहुत पहले से ही तैयारी की जाती है, क्योंकि ये रोमांचक होने के साथ साथ बहुत उच्च तकनीक और जोखिम से भरी भी होती हैं। सो इसके लिए बाकायदा लाइसेंस भी लेना पड़ता है, और अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन भी किया जाता है। अमेरिका और कुछ देशों ने अभी तक अंतरिक्ष पर्यटन के कानून भी बनाए हैं, और इस अंतरिक्ष पर्यटन की जो अनुगूंज है वो साहित्य में भी होने लगी है। अभी तक कोई साहित्यकार अंतरिक्ष में नहीं गया, लेकिन निकट भविष्य में अंतरिक्ष में लिखी जाने वाली कविता को स्पेस पोएट्री नाम दे दिया गया है। सवाल उठ सकता है कि धरती पर लिखी गई कविता और अंतरिक्ष में लिखी गई या फिर रची जाने वाली कविता में आखिर फर्क क्या होगा। सो देखिए, रचयिता जो होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, वो तो मनुष्य ही हैं। अब दोनों में एक अनुभवगत मूल फर्क होगा। पृथ्वी पर लिखी जाने वाली कविता ग्रेविटी के बीच लिखी जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में भारहीनता और गुरुत्वाकर्षण यानी कि जीरो ग्रेविटी अवस्था में कविता रची जाएगी। ये एक दोनों में फर्क होगा। सो शारीरिक, मानसिक और संवेदना के स्तर पर इन दोनों में क्या और कितना फर्क होगा, ये तो अंतरिक्ष कविता सामने आने के बाद ही पता चलेगा। उसकी भाषा, उसका स्वरूप कैसा होगा, इसकी अभी केवल सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ जानकार मानते हैं, कहते हैं कि वो विजुअल आर्ट के ज्यादा करीब होगी। जब अंतरिक्ष पर्यटन की निरंतरता बढ़ेगी तो साहित्य की एक नई विधा के लिए भी हमें जगह बनानी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटन डेफिनेटली एक नई वैश्विक संस्कृति को जन्म देगा, जिसकी अभी हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। सो फिलहाल आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करेंगे बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, स्पेस टूरिज्म पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अंतरिक्ष पर्यटन के साथ कई नैतिक और सुरक्षा के सवाल भी आज जन्म ले रहे हैं। हमने अचीवमेंट्स की बात भी लगातार की है,
लेकिन जब नैतिक और सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं, ये जब जन्म लेते हैं, पहला सवाल ये कि मनुष्य का इस तरह अंतरिक्ष में विहार करना क्या प्रकृति के निजाम में अनाधिकार हस्तक्षेप तो नहीं? क्योंकि अभी तो इक्का दुक्का ही हमने ये स्पेस ट्रैवलिंग देखी, लेकिन आगे बिजनेस बनता जा रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार बढ़ रहा है। सो आगे एक बड़ी मार्केट इसके लिए खड़ी जो है वो अब तैयार कर दी गई है। फ्यूचर्स के लिए टिकट बेच दिए गए हैं। सो आगे हम सिर्फ कभी कल्पना कर सकते हैं कि आगे अभी होगा क्या क्या। ये जब निरंतर होगा, ये क्या आपको नहीं लगता कि अंतरिक्ष में विहार करना भी प्रकृति के निजाम में कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटरफेरेंस होगा? हमने धरती का बुरा हाल कर डाला है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अंतरिक्ष में भी हम वही करने वाले हैं? मनुष्य का वही इरादा है? हालांकि पॉजिटिव सोच रखने वाले इसे दूसरी नजर से भी देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अंतरिक्ष पर्यटन मानव सभ्यता के विकास और प्रगति के नए द्वार खोलेगा, डेफिनेटली खोलेगा, और ये इसे बिग अचीवमेंट हम कह सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब इन अचीवमेंट्स की बात होती है तो कुछ ऐसे इसके दूरगामी असर भी होते हैं, जिसको जानना समझना ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि भविष्य की इंसानी जो तमन्नाएं हैं उसमें चांद पर यात्रा, उसी चांद पर मानव बस्तियां बसाना, बस्तियां बसाने के लिए मनचाही जगह कब्जे कर लेना, चांद की मिट्टी के स्पर्श और चांद की जो गंध है, जो उसकी स्मेल है वो महसूस करना, चांद की उस अंधेरे हिस्से का जायजा लेना जिसके बारे में हमें ज्यादा पता भी नहीं है, विशाल उल्कापिंडों पर धातु खनन की संभावनाएं तलाशना और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लंच करना, आदि आदि, ये सब चीजें इसके साथ हैं। कह सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा पर अरबों डॉलर बहाने के बजाय ये रईस दुनिया की गरीबी मिटाने और शांति के लिए कुछ करते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? अब जीरो ग्रेविटी के अनुभव से आम इंसान की जिंदगी कष्ट शून्य कैसी होगी? इस अंतरिक्ष टूरिज्म से निर्वस्त्र और खोखली होती धरती का कितना भला होगा? ये तमाम सवाल जो हैं वो आज अपनी जगह पर बने हुए हैं। हालांकि इस पर भी मंथन करना जरूरी हो जाता है और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम इस पर भी लगातार जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ब्रांसन, बेजोस और एलन मस्क जैसे जो तमाम बड़े बिलियनर्स हैं, इन सबके इस महा खर्चीले शगल को भी हम मानव मन की एक सुप्त आकांक्षा का साकार रूप मानकर चल रहे हैं। ये एक तरीके का शगल भी है, तो मनुष्य मात्र की हर बाधा पर पार पाने की एक अदम्य इच्छा शक्ति और अनंत सृजनात्मक का शगल भी है। इसी के साथ ये सवाल भी कि ये अंतरिक्ष टूरिज्म मानव सभ्यता की उड़ान का हिस्सा है, तो हम भारतवासी जो हैं वो इस रेस में आखिर कहाँ खड़े होते हैं? जो भी हो, डेफिनेटली अभी फिलहाल ये जो यात्राएं हुई हैं ये कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के कैलेंडर में अंतरिक्ष महीने के तौर पर दर्ज हुई हैं, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को भी पहली बार सचमुच मनुष्य के पैर जो हैं वो चांद पर पड़े, और 52 इयर्स बाद भी हम देखते हैं कि अब दूसरे लोग भी अंतरिक्ष की सैर टूरिस्ट स्पॉट की तरह करने लगे हैं। ये जो रोमांच है वो अभी सिर्फ और सिर्फ शुरू हुआ है। भारत इस पर कहां खड़ा है, हम उसकी बात भी फटाफट से कर लेते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा लंबे समय से अंतरिक्ष पर्यटकों की मेजबानी करने में संकोच करता रहा है। इसीलिए रूस ने भी 1990 और 2000 के एरा में शीत युद्ध के बाद धन के स्रोतों की तलाश में कई दौलतमंद शख्सियतों को पैसे की एवज में अंतरिक्ष की सैर कराई। हालांकि पिछले 20 सालों में सिर्फ 7 लोगों ने ही पैसे देकर अंतरिक्ष पर्यटन का आनंद लिया है, लेकिन यह संभावना जताई जाती है कि यह संख्या अगले 12 महीनों में दोगुनी हो सकती है। ऐसा लगता है कि निजी स्पेस कंपनियों के उदय से कहीं ना कहीं अमीर लोगों को अंतरिक्ष का अनुभव कराना आसान होगा। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक और जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन पर्यटकों को अंतरिक्ष के छोर तक का सफर कराना चाहती है, और वहीं विलियम ई बोइंग द्वारा स्थापित कंपनियां बोइंग और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स नासा के सहयोग से बनाए गए स्पेस कैप्सूल्स में टूरिस्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाना चाहती है। 2023 तक स्पेसएक्स पैसे लेकर लोगों को चांद की सैर भी कराना चाहती है। नासा ने भी पर्यटन के उद्देश्य से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2021 से 22 तक खोलने का निर्णय किया है। इन कंपनियों का दावा है कि धरती की खूबसूरती के आगे जहां और भी हैं, पहले स्पेस टूरिस्ट जो है वो डेनिस टीटो की तरह अंतरिक्ष की उड़ानें खासा महंगी हैं। इसकी वजह यह है कि एक रॉकेट को पृथ्वी की
कक्षा से बाहर दाखिल होने में काफी ईंधन और रफ्तार की दरकार होती है, तो इसकी बजाय एक सस्ती संभावना सब ऑर्बिटल लॉन्चिंग भी है, मतलब कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की कक्षा से नीचे की यात्रा। सो इसमें यह होगा कि एक रॉकेट अंतरिक्ष के किनारे तक पर्याप्त ऊंचाई हासिल करने के बाद वापस नीचे आ जाएगा। फिर बात चाहे पृथ्वी की निचली कक्षा में जाने की हो या अंतरिक्ष यात्रियों को क्षुद्र ग्रह, चांद या फिर मंगल तक पहुंचाने की, प्राइवेट स्पेस एजेंसियां इसके लिए कमर कस चुकी हैं। ये लबोलुबाब ये है कि अब अंतरिक्ष की जो यात्रा है वो सरकारों के कब्जे से धीरे धीरे बाहर भी हो रही है और निजी कंपनियों के जरिए अंतरिक्ष में लोगों को ले जाने की घड़ी भी अब नजदीक है। वैसे भी नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम भी 2012 में ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी कि उसके लिए स्पेस शटल जो है वो आज रिटायर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में नासा को भी अंतरिक्ष यात्रियों को लाने ले जाने के लिए इन निजी कंपनियों के स्पेस क्राफ्ट पर निर्भर रहना होगा। अंतरिक्ष की यात्रा हमें बहुत आकर्षित करती है, पर सवाल ये कि आखिर ऐसी यात्राओं का उद्देश्य क्या है? क्या इसका मकसद अमीरों को अंतरिक्ष के सैर सपाटे के लिए रिझाकर कमाई करना है, लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए प्रेरित करना है, या फिर भारी वित्तीय संकटों से जूझ रही सरकारी स्पेस एजेंसियों को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक संसाधन जुटाने में सहयोग करना है? क्या है इनका मकसद? आज आलम यह है कि तमाम परेशानियों से पार जाकर प्रोजेक्ट की देरी को पीछे छोड़कर कुछ कंपनियां अंतरिक्ष की सैर का सपना दिखा रही हैं, यहां तक कि स्पेस टूर के पैकेज भी बेच रही हैं। और अंतरिक्ष यात्राओं के मामले में पिछली सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ हम इंसानों का सफर फिलहाल अपनी पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा तक ही ठहरा हुआ था। मौजूदा स्पेसक्राफ्ट में इतनी क्षमता अभी फिलहाल नहीं है कि वो अपने साथ साथ इंसानों को चंद्रमा से पार ले जाकर सकुशल पृथ्वी पर वापस वो भारत लौट सके। विश्व भर में अब स्पेस टूरिज्म की होड़ है और वर्जिन गैलेक्टिक की अमेरिका की कमर्शियल स्पेस ट्रैवल की शुरुआत अगले साल करने वाली है, जिसके तहत लोगों से पैसा लेकर अब अंतरिक्ष की सैर करवाई जाएगी। और यदि वाकई इसका विस्तार यूं ही आगे बढ़ता गया तो इस अचीवमेंट्स को पाने के लिए अरबपति मुंह मांगा पैसा खर्च करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। नासा भी इस पर काम कर रहा है और इसके पीछे की वजह अब ये मानी जा रही है कि स्पेस स्टेशन का रखरखाव नासा के लिए खर्चीला है, लिहाजा वो वहां पर ऐसी कुछ कमर्शियल गतिविधियां प्रोत्साहित जरूर करना चाहेगी। अभी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसक्राफ्ट के जरिए भारत की बेटी सिरिशा बांदला भी स्पेस तक पहुंची और केरल के संतोष जॉर्ज भी अगले साल वर्जिन गैलेक्टिक के जरिए भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बनने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में भारत कहाँ है? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भारतीयों के लिए भी होगी? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी इस वक्त भारत के पहले मानव मिशन गगनयान पर काम कर रही है, जिसमें भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके लिए भारत अपनी तैयारियों में लगातार जुटा है, जिसका एक टेस्ट 2014 में किया गया और 3 टेस्ट अभी बाकी हैं। गगनयान की सफलता के साथ भारत में भी अब स्पेस टूरिज्म के सपने को पंख जरूर मिलेंगे, ऐसी लगातार अभी उम्मीद जताई जा रही है और इससे अंतरिक्ष तक पहुंचने का सपना भी कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, भारत अपने खुद के स्पेस स्टेशन बनाने पर भी लगातार काम कर रहा है। 2019 में इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को ज्वाइन नहीं करेगा, बल्कि भारत अपना खुद का 20 टन का स्पेस स्टेशन बनाएगा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा और मयल सामी अनादुरई भी यही मानते हैं कि अगर भविष्य में प्राइवेट सेक्टर सामने आते हैं तो डेफिनेटली भारत में स्पेस टूरिज्म को बनाने का सपना भी जल्द पूरा हो सकेगा। कहीं ना कहीं वो कहा जा सकता है कि ये वो वक्त दूर नहीं जब भारत भी स्पेस टूरिज्म का हब बनेगा और इसके लिए गगनयान मिशन स्टेपिंग स्टोन की तरह साबित होगा। फिलहाल इतना भी जरूर कहा जा सकता है कि एक तरफ बिग अचीवमेंट, लेकिन उसके दूरगामी जब परिणामों को देखते हैं तो वो भी हमें डेफिनेटली आज डराने वाले ही हैं। अंतरिक्ष पर्यटन के नए आयाम तो खोले गए हैं, लेकिन और दुनिया के बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रा लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन कई लोग इसके विरोध में भी हैं, क्योंकि अंतरिक्ष पर्यटन दुनिया की जलवायु को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए एक नुकसानदेह है। क्या वाकई ऐसा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके जो कहें जवाब है वो भविष्य के गर्भ में
कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि अभी फिलहाल इसे एक बिग अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है, लेकिन जब इसके दूरगामी कहें रिजल्ट्स की बात हम करते हैं, सो डेफिनेटली सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि धरती को तो हमने अभी फिलहाल दूषित कर दिया, अब स्पेस की बारी भी क्या आ गई है? क्या वाकई ऐसा होगा और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब भी जल्द मिलेगा। फिलहाल इसी नोट के साथ हम इजाजत लेंगे स्ट्रेट टॉक में। आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय के साथ आपके सामने होंगे रूबरू। जॉस हिंदी के बाकी प्रोग्राम्स देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।